सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। ये कहानी मेरे दादाजी ने मुझसे सुनाई थी। सुनकर थोड़ा काल्पनिक लगता है, क्योंकि कहानी ही ऐसी है कि कोई मरकर वापस जिंदा कैसे हो सकता है। जी हाँ, यह बात मुझे भी पूरी तरह से बनावटी लग रही है, पर दादाजी की सुने तो यह एकदम सत्य घटना है। खैर, जो भी हो, पर यह घटना जिस व्यक्ति के साथ घटी उससे तो नहीं मिला हूं मैं, और मिलता भी कैसे, क्योंकि इस घटना को घटे 55 से 60 साल हो गए हैं, और इस घटना के घटने के 5 से 6 साल बाद वह व्यक्ति भी प्रभु को प्यारा हो गया था। इस रोचक दैवीय घटना को सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दादाजी की माने तो एक मरा हुआ व्यक्ति लगभग 7-8 घंटों के बाद जीवित हो गया, और वह भी उस समय जब उसकी चिता में आग लगाई ही जाने वाली थी। खैर, यहाँ तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि शायद वह आदमी मरा ही ना हो, पर लोगों की सुने तो चिता पर से घर आने के बाद उस व्यक्ति ने जो बातें बताई उससे सब लोगों को बहुत ही कौतूहल हुआ, क्योंकि वह व्यक्ति डंके की चोट पर बताया कि वह सच में मर गया था, और उसे यमदूतों ने यम के कहने पर फिर से वापस छोड़ दिया। आइए इस घटना को विस्तार से सुनते हैं। हमारे गांव के बगल में एक गांव है। यह घटना वहीं की है। वहाँ एक पंडित जी थे, लगभग 70 साल के, पर एकदम चुस्त दुरुस्त। एक बार वह अपने घर के दरवाजे पर ही चौकी पर बैठकर धूप सेक रहे थे। दरअसल बात यह थी कि जाड़े का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोपहर का समय हो गया था, पर लोगों के शरीर की ठिठुरन जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक उस पंडित जी के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई, और पंडित जी कुछ समझ पाते या अपने आप को संभाल पाते इससे पहले ही वह चौकी पर से नीचे लुढ़क गए। पास में ही उसकी नातिन खेल रही थी। वह दौड़ते हुए घर में गई और अपनी माँ को बुला लाई। फिर तो रोना चिल्लाना शुरू हो गया, और देखते ही देखते लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने पंडित जी के शरीर की जांच पड़ताल की, और उन्होंने देखा कि पंडित जी तो एकदम ठंडे हो गए हैं और उनकी इहलीली समाप्त हो चुकी है। अब लोगों ने उनके अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू कर दी। विमान के लिए बांस कटवाकर मंगाया गया। गांव के लोगों ने अपने अपने घरों से जलावन, लकड़ी, गोहरा आदि सब निकाला, और 2 बैलगाड़ियों पर जलावन को लादा गया। ये सब करने में लगभग शाम हो गई, और अब पंडित जी की अर्थी को लेकर लोग नदी के किनारे चले गए। ठंड का मौसम होने के कारण सब लोग जल्दी जल्दी चिता को सजाने लगे। बैलगाड़ियों पर से लकड़ी आदि को उतार कर चिता सजाई गई। फिर इस चिता पर पंडित जी की लाश को रखा गया। फिर कुछ लकड़ियाँ आदि रखकर घी, धूप आदि डाला गया, और इसके बाद उस पंडित जी के बड़े लड़के ने जो ही परिक्रमा करके उसकी चिता में आग लगाने के लिए झुके, तभी चिता में थोड़ी हलचल हुई। सारे लोग डर के मारे चिता से काफी दूर भाग गए, पर पंडित जी के बड़े लड़के डरे नहीं। हाँ, यह अलग बात थी कि उनके भी रोए खड़े हो गए थे। उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और लाश के मुख, सिर पर से लकड़ी आदि को हटाई। अरे यह क्या! लाश का चेहरा तो एकदम लाल और पसीने से तर था, और अब साथ ही लाश की पलकें भी उठ गिर रही थी। अब पंडित जी के बड़े लड़के वहीं से चिल्लाए कि आप लोग डरिए मत और चिता के पास वापस आइए, पिताजी जिंदा हैं। पर लोग कहाँ सुनने वाले थे। कुछ लोग तो घबराकर और दूर भाग गए, क्योंकि उनको लगा कि
पंडित जी का भूत आ गया है। कुछ लोगों ने तो पंडित जी के बड़े लड़के से कहा कि आप भी दूर हो जाओ, पता नहीं कौन सी अनहोनी घट जाए। पर पंडित जी के बड़े लड़के वहीं डटे रहे और एक एक करके लाश के ऊपर की सारी लकड़ियों आदि को उतारा और इसके बाद अपने पिताजी को भी अच्छी तरह से पकड़कर चिता से नीचे उतारकर वहीं नीचे सुला दिया और इसके बाद दौड़कर जाकर नदी में से एक अंजलि पानी लाकर उनके मुंह में डाल दिया। अब धीरे धीरे लोगों का डर भी कुछ कम हो रहा था और एक एक करके डरे सहमे हुए लोग फिर से चिता के पास इकट्ठा होने लगे। अब पंडित जी भी थोड़े सामान्य हो चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज में अपने बड़े बेटे से कहा कि हमें घर ले चलो। अब फिर से उस पंडित जी को बैलगाड़ी में सुलाकर घर लाया गया। फिर एक झोला छाप डॉक्टर को ही बुलाकर बोतल चढ़वाया गया। 2 से 3 दिन के बाद फिर से पंडित जी एकदम भले चंगे यानी पहले जैसे हो गए। यह बात अब तो पूरे जवार में फैल चुकी थी। फला गांव के फला बाबा मरकर जिंदा हो गए। वे चिता पर उठकर घर आए। रिश्तेदारों आदि के साथ ही बहुत सारे लोग भी दूर दूर से पंडित जी के पास आते थे और कौतूहल से उन्हें देखते थे। इस घटना के घटने के लगभग 8 से 10 दिन बाद कुछ लोग पंडित जी के दरवाजे पर बैठकर इसी घटना की जिक्र कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बाबा मरे ही नहीं थे, अभी तो उनका प्राण छिप गया था और 7-8 घंटे बाद फिर वापस आ गया। पर कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि उन लोगों ने खुद ही बाबा की जांच पड़ताल की थी और बाबा एकदम ठंडे और पीले हो गए थे। अभी उन लोगों की यह बात चल ही रही थी कि बाबा घर में से बाहर निकले और बोल पड़े कि वास्तव में वे मर गए थे। बाबा की यह बात सुनकर कुछ लोगों को मजाक लगी, पर बाबा ने जोर देकर यह बात कही। फिर बाबा ने उस घटना का जिक्र कुछ इस प्रकार से किया। उस दिन चौकी पर बैठे बैठे अचानक पता नहीं क्यों मेरे साथ क्या हुआ कि मैं चौकी पर से नीचे गिर गया और चौकी पर से नीचे गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ यह मुझे पता नहीं चला। हाँ, पर कुछ समय बाद मुझे अचानक लगा कि मुझे कुछ लोग उठाए ले जा रहे हैं। वे लोग आपस में कुछ बात भी कर रहे थे, पर मेरी आंखें बंद थी। अब मैंने धीरे धीरे प्रयास करके अपनी आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि मैं 2-3 लोगों के साथ उड़ा जा रहा हूँ। हाँ, पर वे लोग कौन थे या मुझे पता नहीं। वे लोग दिखने में थोड़े अजीब लग रहे थे और उनका पहनावा भी थोड़ा अलग ही था। और हाँ, मुझे अब डर नहीं लग रहा था और ना ही मैं यह समझ रहा था कि मैं मर गया हूँ। मैं तो बस उन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। हाँ, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि मुझे लेकर जो 2-3 लोग जा रहे थे उनके चेहरे भी अब मुझे स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहे हैं। आगे बाबा ने बताया कि कुछ ही मिनटों में वे एक दरबार में हाजिर हुए। लगता था कि किसी राजा का दरबार है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ एक लंबा टीकाधारी भी बैठा हुआ था। उसके हाथ में कोई पोथी थी। अब क्या, मुझे देखते ही वह टीकाधारी राजगद्दी पर बैठे एक बहुत ही विशालकाय व्यक्ति से कुछ कहा। उसके बाद उस विशालकाय व्यक्ति और उस टीकाधारी में से 2-3 मिनट तक कुछ बातें हुई। फिर कुछ और लोगों को बुलाया गया और उन्हें मेरे साथ लगा दिया। अब क्या, फिर से मुझे लेकर वे लोग दरबार से बाहर निकले। हाँ, इस दौरान मैंने एक विशेष बात देखी। वह यह थी कि उस राज दरबार में जितने भी लोग दिखे उन सब का आकार एक ही था, पर वे लोग
हवा जैसे लग रहे थे, मतलब हाड़ मांस के नहीं बल्कि हवा आदि से बने हो। अब मुझे लेकर ये लगभग 8 से 10 लोग जल्दी जल्दी एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुझे अब भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मैं बोल पा रहा था, पर हाँ, मैं इन लोगों के साथ बस उड़ा ही जा रहा था। धीरे धीरे ये लोग अलग अलग दिशाओं में बंटने लगे और अब मेरे साथ केवल एक ही आदमी था और वह मुझे लेकर पहले घर आया और बहुत परेशान दिखने लगा। तभी क्या हुआ कि उसके जैसा दिखने वाला ही एक दूसरा आदमी वहाँ प्रकट हुआ और मुझे चिता के पास लाया। हाँ, चिता के पास आने तक तो मैं संज्ञान था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं और बाद में मैं जाग पड़ा। मुझे अजीब लगा कि मुझे यहाँ चिता के पास क्यों लाया गया है। बाबा ने आगे कहा कि उन्हें लगा कि उस राज दरबार में वह टीकाधारी उस विशालकाय व्यक्ति से कह रहा है कि इसे क्यों लाया, किसी और को लाना था। खैर, जो भी हो, यह घटना सही हो या गलत, पर उस पंडित जी को जानने वाला हर व्यक्ति यही कहता है कि यह घटना बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और अपने वसूलों के बहुत बड़े पक्के थे। इस घटना के 5-6 साल तक वह पंडित जी जिंदा रहे और अपनी इन यादों को लोगों को सुनाते रहे। हाँ, यहाँ एक बात और बता दूँ कि फिर से जिंदा होने के बाद बाबा के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। इस घटना के बाद किसी ने भी बाबा को ना गुस्सा करते हुए देखा और ना ही बीमार पड़ते। बाबा का जीवन एकदम बदला बदला लग रहा था। वे अपने से मिलने वाले और आने वालों से बहुत ही प्रेम से मिलते थे। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली हर कहानियाँ सबसे पहले आप सुन सके। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपनी कानों पर लगाएं और तैयार हो जाइए भूता तथा डरावनी कहानियों की रोमांचक सफ़र पे। हर हर महादेव, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मैं झबुआ में अपने माँ बापू और काका काकी के साथ रहता हूँ। यह कहानी मेरे काका जी की है जो बाल बाल बस बच गए और आज एकदम पहले की तरह जिंदगी जी रहे हैं। ठंड का मौसम सुकून की सौगात लेकर आता है और खुशी तो तब होती है जब भीनी भीनी धूप मन को आराम देती है। सुबह के समय वह पंछियों की प्यारी प्यारी बोली और पूजा स्थल से आ रही विभिन्न विभिन्न आवाज़ें तथा घंटियों की ध्वनि मन को पवित्र करती है। रेलवे में नौकरी कर रहे मदन काका पढ़ाई के साथ साथ किताब लिखने में भी बड़ी रुचि रखते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर 16 से भी ज़्यादा किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। 16वीं किताब की मशहूरता के लिए आज उन्हें एक विद्यालय में सम्मानित एवं भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है। ना जाने उन्हें अपने फटफटिया स्कूटर से इतना लगाव है कि लोगों द्वारा रोष प्रकट करने के बाद भी वे उसे कभी नहीं बेचे, क्योंकि उन्हें आमंत्रित सतना जिले में किया गया था जो उनके घर से लगभग 5 घंटे की दूरी पर था। इसलिए उन्हें सुबह ही निकलना पड़ा। एक तो यह कपकपाती ठंड और ऊपर से इनका फटफटिया पूरे पवित्र वातावरण की शांति को भंग कर रहा था। लेकिन मदन काका को क्या, वे तो अपनी धुन में मस्त होकर गाना गाते हुए चले जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद काका जी को भूख लग गई तो एक तरफ स्कूटर लगाकर चल दिए श्यामलाल हलवाई की दुकान पर।
श्यामलाल हलवाई की दुकान पूरे झबुआ में सबसे मशहूर थी। इतनी मशहूर कि दूर दूर से पर्यटक खासकर इनकी दुकान पर खाने को आते। काफ़ी जलवे थे इनके। मदन काका अंदर जाते देख गरम गरम बन रही कचौरियों की तरफ इशारा करते हुए बोले, अरे ओ श्यामू, ज़रा ये 2 कचौरियाँ तो देना, और हाँ, पिछली बार की तरह चटनी व प्याज डालना मत भूलना। श्यामलाल बोला, हाँ काका, अभी लाया। इतना कहकर श्यामलाल 2 मिनट में कचौरियाँ ले आया और देते हुए बोला, अरे काका, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना? तो काका जी उंगलियां चाटते चाटते बोले, अरे ना ना, हम किस बात का बुरा माने, बोल क्या बात है। श्यामलाल बोला, काका जी, हम ये कह रहे थे कि अब ये खटारा स्कूटर बेच ही दीजिए, बड़ा ध्वनि प्रदूषण करता है, और कभी दुर्भाग्यवश किसी सुनसान डरावनी सड़क पर बंद पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस बात पर काका जी बिगड़ते हुए बोले, कैसी बात कर रहे हो श्यामू, क्या तुम्हें नहीं पता कि सुबह सुबह ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए, और खासकर जब किसी को लंबा सफ़र तय करना हो। इस बात पर श्यामलाल क्षमा मांगने लगा, लेकिन काका जी ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और तन तनाते हुए बाहर निकल आए। अपना फटफटिया स्कूटर उठाकर चल दिए सतना की ओर। रास्ते भर उन्हें बार बार श्यामलाल की बात याद आ रही थी, तो मन ही मन उसे गाली देते हुए जा रहे थे, गधा कहीं का, इतनी बड़ी दुकान होने के बाद भी अकल कौड़ी की नहीं है, साले सब एक से एक बढ़कर हैं। इन्हीं सब बातों में विलीन होकर उन्हें समय का कोई अंदाज़ा नहीं था। कब सतना आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। सतना पहुंचते ही वे उस विद्यालय की चकाचौंध एवं रौनक में इस कदर खो गए कि श्यामलाल की बातें उन्हें ज़रा भी याद नहीं आई। वहाँ काका जी की बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी हुई। वो क्या कहते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। उन्हें फूल, गुलदस्तों एवं मखमल की शॉल से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ उनके भाषण की भी बहुत सराहना हुई और गाने नृत्य का भी आयोजन किया गया। खाने में भी बड़े ही स्वादिष्ट पकवान थे, जिसे काका जी ने बड़े ही चाव से खाया। शाम होने को आई थी। समय मानो पंख लगाए जैसे उड़ गया कि 5 कब बज गए पता ही नहीं चला। मेल मिलाप व सभी को अलविदा करते करते 6 बज गई और शाम की चाय पीने के बाद काका जी अपने घर झबुआ के लिए रवाना हो गए। आज की दिनचर्या को याद करते करते एवं अपना पसंदीदा गीत गुनगुनाते काका जी चले जा रहे थे। देखते ही देखते रात हो चली थी, क्योंकि सड़क पर जाम काफ़ी लग गया था और रास्ता ऊबड़ खाबड़ होने के कारण काका जी ने लंबे सुनसान रास्ते से जाने का फैसला किया। यह उनकी समझदारी थी या बेवकूफ़ी, यह तो वक्त ही बताएगा। सुनसान सड़क पर चल रहे काका जी को अब श्यामलाल की बातें याद आने लगी थी, इसलिए अचानक उनका उत्साहित दिन खौफ में परिवर्तित होने लगा। अंधेरी रात में उनके फटफटिया स्कूटर की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उनका स्कूटर 2-3 झटकों में गर गर की आवाज़ करते करते बंद हो गया। काका जी तुरंत स्कूटर से नीचे उतरे और उसे आगे पीछे झुलाने लगे। बहुत कोशिशों के बाद भी स्कूटर टस से मस नहीं हुआ। डर व पसीने से सने हुए काका जी यहीं सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि एक तो रात का समय और सुनसान सड़क, ऊपर से दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं। अब गाड़ी हाथ में लेकर चलने के अलावा काका जी के पास कोई और चारा नहीं था।
चलते चलते अचानक उन्हें कुछ दूरी पर एक मध्य रोशनी दिखी। तो काका जी के मन में थोड़ी उम्मीद जगी और वो अपने कदमों की गति को तेज कर जल्दी जल्दी उस जगह पर जाने लगे। जैसे ही काका जी उस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस जगह एक उजड़ा वीरान सा फ़ोन बूथ है, जिसकी देख रेख के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। उन्हें यह देखकर कुछ अजीब सा लगा। वे सोचकर हैरान होने लगे कि पहले ही इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दूसरी चीज़ ऐसी सुनसान जगह पर यह मुरझाया हुआ फ़ोन बूथ, और ऊपर से इसकी देख रेख के लिए एक बुजुर्ग इंसान को रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि यह बात उन दिनों की है जब लोगों के पास अपना खुद का मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था और अक्सर कुछ ही लोग फ़ोन बूथ का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि तब फ़ोन बूथ का इस्तेमाल करना काफ़ी महंगा पड़ता था। क्योंकि मदन काका खूब पैसे वाले थे और दूसरी चीज़ वे संकट में थे और उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। इसलिए उन्होंने फ़ोन बूथ का इस्तेमाल करके घर वालों को सूचित करना ज़रूरी समझा। जैसे ही मदन काका उस बुजुर्ग इंसान के पास गए तो उस इंसान का चेहरा देख काका जी एकदम हैरत में पड़ गए। उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा बेजान, झुर्रीदार व खुरदुरा था। त्वचा पीली और भूरी थी, आंखें अंदर धसी हुई थी और काले घेरों से पता चल रहा था कि नींद एकदम गायब है। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी एवं दर्द था, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्होंने दुखद एवं दर्दनाक घटना का अनुभव किया हो। बिना कुछ सोचे और देरी किए मदन काका तुरंत उस बुजुर्ग इंसान के पास जाकर पूछते हैं, दादा, मेरा दरअसल स्कूटर खराब हो गया है, तो क्या मैं अपने घर वालों को सूचित करने के लिए यहाँ से फ़ोन कर सकता हूँ? इस बात पर वो बुजुर्ग इंसान काका की तरफ देखता है और भारी आवाज़ में कहता है, हाँ, कर सकते हो। धन्यवाद कहकर काका जी फ़ोन बूथ के अंदर जैसे ही जाते हैं, उन्हें वैसे ही एक तेज अजीब सी दुर्गंध आती है। लेकिन उस चीज़ को नज़रअंदाज कर वह शीघ्र अतिशीघ्र नंबर डायल करते हैं, मगर ना ही रिंग जाती है और ना ही कोई फ़ोन उठाता है। लगातार कोशिश करने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आता। हताश होकर वे जैसे ही बाहर निकले तभी फ़ोन की घंटी बजती है। काका जी के दुखी चेहरे पर अचानक ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। उन्हें लगता है कि उनके घर से ही फ़ोन है। तभी तुरंत अंदर जाकर फ़ोन उठाते हैं, मगर कान पर रखते ही चाचा जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ से उन्हें बहुत ही अजीबो गरीब आवाज़ सुनाई देती है। काका जी तुरंत फ़ोन बूथ से बाहर निकलकर डरते हुए कांपती आवाज़ में उस बुजुर्ग इंसान से कहते हैं, ये कैसा आवाज़ है फ़ोन बूथ पर? पहले तो फ़ोन नहीं लगा और दूसरे ही पल उधर से फ़ोन आता है। उठाओ तो अजीबो गरीब डरावनी आवाज़ें। तभी वो बुजुर्ग इंसान हंसते हुए बोलता है, साहब, यहाँ तो ऐसा ही होता है। अब काका जी समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, और वो तुरंत अपना स्कूटर उठाकर उसे खींचते हुए तेज गति से आगे बढ़ जाते हैं। दूर दूर तक उन्हें ना तो कोई मैकेनिक मिलता है और ना ही कोई गाड़ी। उन्हें इस समस्या का समाधान दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। ऐसे स्कूटर को खींचते खींचते वो करीब 607 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं, मगर बूढ़े घुटने भी कब तक साथ देते। इसलिए थोड़ी ही दूर पर एक अनजान दुकान के यहाँ वो अपना स्कूटर रख देते हैं
और वहाँ खड़े होकर किसी गाड़ी के आने का इंतज़ार करते हैं। 3 घंटा ऐसे ही बीत जाता है और रात को 2 बज जाते हैं। तभी उन्हें एक दूर से ट्रक आता दिखाई देता है और वो उसे हाथ दिखाकर रुकने को कहते हैं। तो ट्रक ड्राइवर काका जी से पूछता है, क्या साहब, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? तभी काका जी हाँफते हुए कहते हैं, भाई क्या तुम मुझे झबुआ तक छोड़ सकते हो? दरअसल मेरा स्कूटर खराब हो गया है और मैं काफ़ी थक गया हूँ। ट्रक ड्राइवर कुछ सोचकर बोलता है, मगर साहब ऐसे स्कूटर रख देंगे तो कोई भी चोर उठाकर लेके जा सकता है। अक्सर इस सड़क पर काफ़ी चोरियां होती है। अरे भाई, चोरी हो भी जाए तो कोई गम नहीं, वैसे भी खटारा हो गया है और लोगों से काफ़ी शिकायतें व सलाह भी मिली है इसे बेच देने के लिए, इसलिए रहने देते हैं। काका जी अपने स्कूटर की तरफ देखते हुए बोले। तभी ट्रक ड्राइवर कहता है कि ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी, आ जाइए, मैं झबुआ ही जा रहा हूँ तो आपको रास्ते में ही उतार दूंगा। काका जी को लग रहा था कि वो बाल बाल बचे और सही सलामत घर पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। करीब 3:30 बजे तक काका जी अपने घर में सही सलामत पहुंच जाते हैं। सुबह हो ही गई थी, इसलिए काका जी ने सोचा कि अब भला नींद कब आएगी। पूरी रात तो ऐसे ही बीत गई, इसलिए नहा धोकर पूजा कर लेता हूँ। यही सोचकर वो नहा धोकर पूजा करके बिस्तर पर लेट के सारे दिन की घटनाक्रम को याद करने लगे। सोचते सोचते कब उनकी पलकें झपकी और नींद की आगोश में समाते चले गए, पता ही नहीं चला। सुबह टेलीफोन के बार बार बजने से उनकी नींद खुली तो अपनी घड़ी में टाइम देखा तो हड़बड़ा के उठ बैठे। वो 12 बजे दिन तक सोते रह गए थे। जल्दी जल्दी वो अपने टेलीफोन के पास गए। जैसे ही टेलीफोन उठाया, उधर से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है और फ़ोन कटने की आवाज़ आती है। काका जी को उसी टेलीफोन बूथ की याद आती है और दिल धक से कर बैठता है। अगले ही पल अपने आप को समझाते हुए कहते हैं कि अरे अभी मैं तो अपने घर पे हूँ, फिर डर कैसा। अपने मन को सांत्वना देते हुए वे अपने लिए जोगिंदर से बोलकर नाश्ता बनवाएं और खा पी कर अखबार पढ़ने बैठे। तभी उनको अपना स्कूटर का ख्याल आया। वो तनतनाते हुए उठे और जल्दी से बाहर निकल पास के ही रघु मैकेनिक को अपने साथ लेकर उसकी पुरानी साइकिल से अपने स्कूटर की तरफ निकल पड़े। इतना कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी अपने स्कूटर का मोह उनके जेहन से गया नहीं था। बार बार मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि कहीं कोई मेरा स्कूटर चुरा के तो नहीं ले गया। लेकिन गनीमत तो ये थी कि ऐसे खटारा स्कूटर को चोर हाथ तक नहीं लगाया था। स्कूटर ठीक करवाने के बाद काका जी एकदम खुशी खुशी अपने घर पे निकल जाते हैं। बेचारा रघु साइकिल पे ही उनके पीछे पीछे चले आ रहा था। घर आते आते शाम हो जाती है। स्कूटर अपने आंगन में खड़ी करके काका जी संध्या आरती करके रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अभी उनकी नींद अच्छे तरीके से लगी ही नहीं थी कि तभी उनकी नींद टेलीफोन की घंटी से भंग हो गई। काका जी बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, अरे यार, अब इतनी रात को किसे क्या दिक्कत हो गई। और तभी जैसे ही वो टेलीफोन उठाते हैं तो उन्हें वहीं अजीबो गरीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है जो उन्हें उस फोन बूथ पर सुनाई दी थी। ये सुनकर काका जी बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और यही सोचने लगते हैं कि आखिर ये आवाज़ें बार बार यहाँ मेरे टेलीफोन पर कैसे आ रही है।
और ये सिलसिला हर एक दिन होने लगी। हर रोज उनका टेलीफोन बजता और वहीं डर कि फिर से उन्हें वहीं अजीबो गरीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देगी। आलम यह हो गया था कि किसी का भी फ़ोन आता तो वो फ़ोन नहीं उठाते। दिक्कत ये था कि उनके बेटे यानी कि मेरे बड़े भैया दूसरे शहर इंदौर में जॉब करते थे और मेरी काकी का इंतकाल बरसों पहले हो चुकी थी। घर में सिर्फ एक नौकर जोगिंदर रहता था, लेकिन कुछ दिन की छुट्टी लेकर वो भी अपने गांव चला गया था। कई बार भैया उनको अपने साथ ले जाने को कहते, लेकिन उनकी पुश्तैनी मकान की मोह माया उन्हें वहीं पे जकड़ी रही। लेकिन अब डर के खौफ से उनका उस मकान में रहना दुभर होने लगा था। खाना भी टाइम से नहीं खा पाते थे। धीरे धीरे उनकी दशा बिगड़ते जा रही थी। एक दिन काका जी के खास मित्र सोहन काका, जो उनके साथ रेलवे में ही नौकरी करते थे, मेरे काका जी का हाल चाल पूछने घर आए और काका जी को देखते ही चौंक गए और उनसे पूछे, ओए ज्ञानी, क्या हो गया है रे तुझे? इतना दुबला क्यों हो गया है? चाचा जी अपने दोस्त को देख एकदम खुश हो गए और पल भर में ही उनकी खुशी फिर से दूर चली गई। वो उदासी भरे स्वर में बोले, तुझे जो मैं बोलूँगा यकीन नहीं होगा। इस बात पे सोहन काका बोले, पहले बात तो बता। काका जी एकदम भयभीत स्वर में पूरी घटनाक्रम को बता दिए। सोहन काका अपने सिर पे हाथ रख कुछ सोचते हुए बोले, तू ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा है तुझ पे कि वो संकट जो भी है बस तुझे डराता है। आज तक तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। बस हमें ये जानना है कि वो बुरी शक्ति कैसे यहाँ तक अपना प्रकोप ढा रही है। हमें तुरंत ही उज्जैन जाकर सोमनाथ ओझा जी से मिलना चाहिए। तू आज मेरे घर ही चल, कल सुबह तड़के ही ट्रेन से चलेंगे। काका जी उनकी बात मानकर सोहन काका जी के साथ चल दिए। घर आते ही काका जी के साथ चमत्कार सा हो गया। मतलब कि जो इंसान थोड़ी देर पहले ही बुझा बुझा सा था वो चहकने लगा। पेट भर खाना खाए और रात में अच्छी नींद भी लिए। अगली सुबह वो जल्द ही स्टेशन पे पहुंच उज्जैन के लिए निकल पड़े। ट्रेन में दोनों दोस्त हंसते गाते उज्जैन पहुंच गए। सोमनाथ ओझा जी उस समय के बहुत बड़े ओझा थे। कहा जाता है कि भूत प्रेतों एवं काली शक्तियों से छुटकारा दिलाना उनके बाएं हाथ का खेल होता था। जल्द ही वो सोमनाथ जी के पास खड़े थे। कुछ देर तक वो काका जी और उनके दोस्त को निहारते रहे और आंखें बंद कर मुस्कुरा कर बोले, टेलीफोन बदल दे, सब संकट दूर हो जाएगा। जा, तेरी संकट उतनी बड़ी नहीं है, मुझे और लोगों को भी देखना है। काका जी और सोहन काका दोनों आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों में से किसी ने भी कहीं पे कोई बात नहीं बताया था। बिना कुछ कहे ही ओझा जी कैसे मन की बात जान गए। वो दोनों कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए और वहाँ से निकल पड़े अपने घर की तरफ। ट्रेन में बैठे बैठे सोहन काका काका जी से बोले, अब तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर तेरे फटफटिया स्कूटर पर वहीं आम के बगीचे में चलकर आनंद के पल जिएंगे। ये सुन काका जी की आंखें भर आई और वो कहने लगे, मुझे उस रात वो सुनसान रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। भीड़ भाड़ से बचने के लिए मैंने ये कदम उठाया और आज मैं अपनी ही गलतियों की सज़ा भुगत रहा हूँ। कहते ही काका जी फफक फफक कर रोने लगे। सोहन काका मेरे काका जी को गले से लगाकर बोले, सब ठीक हो जाएगा, ओझा जी ने जैसा कहा है वैसा ही करेंगे, आज ही टेलीफोन को हटा देंगे। दुख सुख की बात करते करते वो अपने गंतव्य स्टेशन पे पहुंच गए
तब तक शाम हो चुकी थी। उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर दोनों काका जी के घर की तरफ बढ़ने लगे। घर आते से ही काका जी का मन पहले की तरह विचलित होने लगा। उनको हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि घर के अंदर प्रवेश करे। सोहन काका ने बहादुरी दिखाते हुए उनसे चाबी लिया और घर का दरवाज़ा खोल अंदर चले गए। सोहन काका जैसे ही घर के अंदर गए तभी वो टेलीफोन फिर से बज पड़ा, लेकिन वो बिना डर तुरंत टेलीफोन की लाइन को अपने पैंट में रखे चाकू निकाल काट दिया और पूरे केबल सहित खींच के उसे बाहर निकाल जला दिया। काका जी चुपचाप देखते रहे। उस रात सोहन काका भी उनके साथ ही घर पे रहे। बारिश रात भर होती रही। रह रह के काका जी की नींद बिजली के कड़कने से उड़ जा रही थी। डर के मारे वो बिस्तर पे बैठ जाते। उनके मन में बार बार उसी टेलीफोन का ख्याल आता रहता, लेकिन सोहन काका उनको संभालते रहे। खैर, उस रात कोई दुर्घटना नहीं घटी। सुबह हुआ तो घर में मंदिर की घंटी से काका जी की नींद खुली। उठकर देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भैया, भाभी और पोता सब घर पे ही थे। सोहन काका हंसते हुए उनके पास आए और बोले, क्यों, अब अच्छा लग रहा है ना? मैंने उज्जैन वाले दिन ही फ़ोन कर दिया था। चल अब रेडी हो जाना, मैं घर होके आता हूँ। तेरे फटफटिया से घूमने चलेंगे। कुछ दिन के अंदर ही काका जी एकदम फिट हो गए। फिर से उनकी ज़िंदगी एकदम नॉर्मल हो गई। एक दिन शाम को चाय की चुस्की लेते हुए वे अपनी आने वाली किताब के बारे में सोच रहे थे कि अब कौन सी किताब लिखूं। फिर उनके मन में आया कि क्यों ना मेरे साथ जो हुआ उसके ऊपर कहानी लिखूं। यही सोचकर वो कहानी लिखने के लिए सामग्री जुटाने में लग गए। हालांकि भूतिया कहानी वो पहली बार लिख रहे थे, इसलिए तरह तरह की घटनाओं की खोजबीन करने के लिए पुरानी अखबारों में खबरें ये सब ढूंढने लगे। बहुत सारी घटनाओं का संग्रह भी मिल गया। अचानक से उनकी नज़र एक खबर पे ठिठक गई। चश्मे को ठीक करते हुए वो उस खबर को पढ़ते चले गए। जो खबर उसमें लिखी थी उससे उनके साथ जो घटना घटी थी सारी असलियत का पता चल गया। अखबार में लिखा था, झबुआ के सुदूर मुख्य सड़क पे टेलीफोन बूथ पे पैसों की झड़प में एक नवयुवक की जान चली गई और उसी के सदमे में बेसहारा बुजुर्ग पिता को हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब काका जी को सारी बात समझ में आ चुकी थी। टेलीफोन से जब उन्होंने अपने घर पे फ़ोन मिलाया था, उसी समय से उसकी आत्मा टेलीफोन के सहारे काका जी को परेशान कर रही थी। अजीब बात तो ये थी कि आज तक आत्मा ये सब किसी को दिखने से या किसी के शरीर को अपने वश में करके परेशान करने में देखा गया, लेकिन ये पहली बार हुआ था कि आत्मा किसी वस्तु को भी अपने वश में कर सकती है। काका जी डर के मारे कहानी लिखने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन जब भी अपने परिवार वालों से मिलते तो उनके साथ घटी यह घटना ज़रूर सुनाते।